क्या आपको पता है कि दुनिया में वो दो देश कौन से हैं जो सबसे बड़ी या सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करते हैं? क्या आपको ये पता है कि 49 डिग्री अक्षांश रेखा का मतलब क्या है? क्या आपको ये पता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? कहां से शुरू होती है, कहां तक पहुंचती है? क्या आपको ये पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहां पर है? क्या इसी तरह से और महत्वपूर्ण भौगोलिक जानकारियां आपको पता हैं? हो सकता है बहुत सारी इनमें से आपको पता हो, लेकिन इसी के साथ साथ इन्हीं जानकारियों से बनने वाले कुछ प्रश्न होते हैं जो कि मानचित्र पर आधारित होते हैं। और वो प्रश्न आपकी परीक्षा में आजकल बहुत पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो। तो वैसे ही प्रश्नों का अभ्यास जैसे परीक्षा में पूछा जाता है, वैसा ही अभ्यास हम करेंगे जो कि करंट बेस्ड होगा, यानी कि हाल में जो खबरें चर्चा में रही हैं, जो स्थान चर्चा में रहे हैं, उन्हीं के आधार पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सवाल से जो हमने बीते सप्ताह आपसे पूछा था अभ्यास प्रश्न में। सवाल बहुत सिंपल है। सिंपल तब है जब आपको जानकारी पता हो। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कनाडा के बारे में सही है? पहला, यह अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है और इसकी समुद्री सीमाएं 3 महासागरों से लगती हैं। दूसरा, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच दुनिया की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। और तीसरा, कनाडा की झीलों और नदियों में दुनिया का 20% ताजा जल का भंडार है। सही विकल्प चुनना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? अब चलिए पहले स्टेटमेंट को देखिए। अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है और इसकी समुद्री सीमाएं 3 महासागरों से लगती हैं। चलिए यहां पे देखिए, ये आपके पास है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक खास हिस्सा। अब चूंकि यहां पे सवाल में बात हो रही है कनाडा के बारे में और ये कह रहा है कि सीमाएं 3 महासागरों से लगती हैं और अमेरिका के उत्तर में, तो क्या है? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये है नीचे, ये दक्षिण वाला पार्ट है, चाहे तो ऐसे देख सकते हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स है और इसके उत्तर में ये सीमा रेखा है, ये पूरा कनाडा है। अब आप देखेंगे तो यह आर्कटिक वृत्त के अंदर भी आपको दिखाई दे जाएगा। अब वापस आइए, सवाल में पहली बात है समुद्री सीमाएं 3 महासागरों से घिरी हैं और अमेरिका के उत्तर में है, तो अमेरिका के उत्तर में तो है ही, ये दिख रहा है, लेकिन 3 महासागरों से कौन कौन? तो पश्चिम में देखिए पैसिफिक ओशियन है, फिर उत्तर में जाएंगे, कनाडा के उत्तर में आर्कटिक ओशियन है, फिर उसके बाद हम कनाडा के पूर्व में जाएंगे तो आपको कौन सा ओशियन दिखाई देगा? बताइए। अटलांटिक ओशियन है और ये विस्तार यहां, ये पूरा विस्तार है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। उसके बाद दूसरा, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच दुनिया की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच दुनिया की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। क्या सच में है? आप सोचिए कि एक पूरा महाद्वीप है और एक कोने से हम शुरू करते हैं तो दूसरे कोने तक पहुंच जाते हैं, और ये जो सीमा है ये 8,891 किलोमीटर है। आप सोचिए, एक तो ये वाला क्षेत्र है अलास्का वाला, ये भारत, ये अमेरिका का ही राज्य है अलास्का, फिर इसके बाद यहां देखिए यूएसए, ये भी सीमा है, फिर यहीं पे आ जाता है ग्रेट लेक्स आ जाती है। 5 जो लेक हैं जिनको हम ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं, उनके बारे में भी आपका जानना जरूरी है। तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए, लेकिन पहली बात है कि अगर कह रहा है सबसे लंबी सीमा, तो ये बात तो सही है। और कितनी है? 8,891, कहीं कहीं पे 8,900 मिल जाएगा, ऐसे ही मिलेगा। तो दूसरी वाले स्टेटमेंट भी देखें तो ये सही है। फिर तीसरा, कनाडा की झीलों और नदियों में दुनिया का 20% ताजा जल का भंडार है। अब कनाडा की झीलों और नदियों में किस झील और नदी की बात हो रही है? जिसके बारे में अभी मैंने कहा, ग्रेट लेक्स के बारे में। ये देखिए, ये ग्रेट लेक्स है, ये दिख रही, 20% की बात ही है। दुनिया का 20% ताजे जल का भंडार यहीं पे है। अब ये मुख्य रूप से झील है, नदी भी है, लेकिन हम देखें तो ये झील महत्वपूर्ण हो जाती है, सबसे महत्वपूर्ण। तो ये जो झील है इसके बारे में पता हो ये क्या है? तो देखिए, ये जो झील है, एक तरफ से शुरू करें, पश्चिम से शुरू करें तो लेक सुपीरियर शुरू होती है, और पास से देखें तो ये लेक सुपीरियर है, और ग्रेट लेक में 5 झीलें हैं। लेक सुपीरियर देखें तो कनाडा से भी लगी हुई है, ये वाला पार्ट कनाडा का है जैसे आप देख रहे हैं। फिर यहां पे आप देखें तो ये पार्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको यूएसए का भी दिखेगा। फिर उसके बाद देखें कनाडा, लेक सुपीरियर से हम आगे बढ़ेंगे तो लेक मिशिगन। अब लेक मिशिगन जो है ये पूरा का पूरा यूएसए में है, एक ऐसी लेक है जो यूएसए में है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो लेक ह्यूरॉन मिल जाएगा, लेक ह्यूरॉन से आगे बढ़ेंगे तो लेक इरी मिल जाएगा, लेक इरी से फिर आगे बढ़ेंगे तो लेक ओंटारियो मिल जाएगा,
ये पांचों लेक आपस में जुड़ी हैं पूरी तरह से। कहीं कहीं पे कुछ नहर बना के जोड़ा गया है जहां पे पूरी तरह से नहीं जुड़ा था, लेकिन अब नहर की बन गई है तो पूरी तरह से जुड़ी हुई है। तो सबसे बड़ी कौन सी है? लेक सुपीरियर सबसे पश्चिम में है, फिर आगे बढ़ते हुए लेक मिशिगन है जो पूरी तरह से यूएसए में है, और बाकी चारों कनाडा यूएसए दोनों में है। अब यहां पे सबसे छोटी तो लेक इरी सबसे छोटी है, और सबसे पूर्व में है लेक ओंटारियो। तो ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, अब मान लीजिए सवाल ये आ सकता है लेक के बारे में आ जाए, तो ये होगा कि लेक ओंटारियो जो आगे जाती है तो जा कहां रही है? लेक ओंटारियो आगे अटलांटिक ओशियन में इसका पानी जा रहा है। तो ये पानी जाता किसके माध्यम से? ये अटलांटिक ओशियन तक इसका पानी किस नदी के माध्यम से जा रहा है? तो जिस नदी के माध्यम से जा रहा है, क्या बोलेंगे, लॉरेंस या सेंट लॉरेंस? कमेंट करके बताइए। सेंट लॉरेंस। तो सेंट लॉरेंस नदी है, शॉर्ट में इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, सेंट लॉरेंस। अब यहां पे एक बात महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि जब आपके बारे में सवाल स्टेटमेंट वाइज आ जाए कि इन ग्रेट लेक्स के बारे में बताइए, सबसे बड़ी लेक ये है, सबसे छोटी ये है, 4 लेक इसमें है, सबसे एक लेक यहां है, किस नदी से फिर पानी जाता है ओशियन में? तो ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में जो पानी गया वो किस लेक से होते हुए अंत में गया है? तो अंत में वो लेक का नाम पता, लेक ओंटारियो। और भी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन हमें तो इस सवाल के जवाब में पहुंचना है। और इन तीनों स्टेटमेंट को हम देखें तो तीनों ही सही मिलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? डी होगा इसका सही जवाब, 1, 2 और 3। अब चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जो है, चलिए ये जो जानकारी है जो हमने अभी चर्चा की उसी के बारे में है। अगला सवाल है निप्रोपेट्रोस क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब निप्रोपेट्रोस क्षेत्र, आप सोचेंगे कि ये क्षेत्र, अगर आपने अखबार पढ़ा होगा, हाल फिलहाल का करंट अफेयर पढ़ा होगा, तो आप इस क्षेत्र से अवगत होंगे। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो चर्चा में इसलिए रहते हैं जहां पे कुछ विवाद रहता है, या जहां पे कुछ खास घटना हुई हो, या जहां पे कुछ शुरू हुआ हो, तो उन्हीं में से एक ये भी होगा। चलिए समझते हैं। यह यूक्रेन के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, और दूसरा, इसकी सीमा जापोरेजिया और डोनेट्स क्षेत्रों से लगती है, और तीसरा, यह उन 5 यूक्रेनी क्षेत्रों में शामिल नहीं है जिन पर रूस ने आधिकारिक तौर पर कब्जा करने का दावा किया है। अब चलिए, उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, और डी 1 और 3। अब इन तीनों में से हमें क्या जानना है, कौन सा कथन सही है? चलिए, अब पहला वाला देखिए, यह यूक्रेन के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। कहां पे है, किसकी बात हो रही है? पहली बात तो हमें यूक्रेन पता होना चाहिए। फिर यूक्रेन में निप्रोपेट्रोस, यूक्रेन कहां है? यूरोप में, पूर्व की तरफ आएंगे तो पूर्वी यूरोप में, ये यूक्रेन है और ये रूस। अब चलिए, अब इससे लगे हुए देश देख ले सकते हैं, चाहे तो आप बेलारूस आपको दिख जाएगा, पोलैंड दिख जाएगा, स्लोवाकिया दिख जाएगा, हंगरी दिख जाएगा, मोल्डोवा दिख जाएगा, रोमानिया दिख जाएगा। ठीक है, चलिए, अब जो ये नाम है ना, इसमें डी बोलने में उच्चारण नहीं आ रहा है, तो निप्रोपेट्रोस्क, अब ये आ गया। अब ये जो क्षेत्र है, ये है वो जो अलग रंग से दिख रहा है। अब यूक्रेन में जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, यह उत्तर पूर्वी भाग में है। क्या यह उत्तर पूर्व में है? तो यह उत्तर पूर्व में आपको दिख रहा है, बताइए। नहीं, उत्तर पूर्व में नहीं है। अब पहला वाला जो है यह सही नहीं है। अब उसके बाद दूसरा और तीसरा, ये देखिए। अब देखिए, यहां से भी अगर आप ऑप्शन देखें ना, अगर आपको इतना ही पता है तो पहले वाले में पहला सही नहीं है, तो ये सही नहीं हो सकता। अब इसमें भी 1 नंबर आ रहा है कथन, ये भी सही नहीं हो सकता। इसमें भी 1 नंबर कथन आ रहा है, तो ये भी सही नहीं हो सकता। तो जवाब तो आपको यहीं पे मिल गया। अगर आपको पूरी जानकारी नहीं भी तो भी आपको जवाब मिल गया। लेकिन चलिए फिर भी हम देख लेते हैं, क्या पता अगले स्टेटमेंट में कुछ अच्छी जानकारी मिल जाए। इसकी सीमा ज़ैपोरिज़िया और डोनेट्स क्षेत्रों से लगती है। चलिए देखते हैं, ये है क्षेत्र। अब इसको देखिए, ये है ज़ैपोरिज़िया और ये डोनेट्स्क, और जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं वो क्षेत्र है यहां पे। अब आप देखें तो इन दोनों से लगती हुई दिखाई देती है, लेकिन यहां पे कब्जा नहीं है, क्योंकि जो रूस जहां पे आधिकारिक रूप से अपने कब्जे का दावा करता है वो ये जगह है, ये जो आपको अलग रंग से दिख रही है। क्रीमिया तो आपको पता ही है, पहले ही कब्जा हो चुका है, इस पे 10 साल से भी ज्यादा समय हो गए हैं। लेकिन ये वो क्षेत्र है जहां पे हाल का है, तो कलर अलग से दिख रहा है। अब कौन कौन से है उनका नाम आपको पता रहे तो डोनेट्स्क है, लुहांस्क है, खेरसान है, ज़ैपोरिज़िया है
और क्रीमिया जो पहले। तो ये इन क्षेत्रों को लेकर के कब्जा करने का आधिकारिक तौर पर रूस ने दावा किया है। आधिकारिक दावा है, मीडिया का नहीं, ठीक है। तो अब यहां पे बात स्पष्ट हो गई कि दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में स्थित है और एक प्रमुख औद्योगिक एवं रसद केंद्र है। अब यहां पे क्या लिखा है, चलिए, उत्तर पूर्वी भाग में लिखा है, ठीक है। दक्षिण पूर्व होता तो ज्यादा बेटर होता। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा वाला तो सही है। तीसरा देखिए, यह उन 5 यूक्रेनी क्षेत्रों में शामिल नहीं जिन पर रूस ने आधिकारिक तौर पर कब्जा करने का दावा किया है। ये बात तो सही है, ये उनमें से शामिल नहीं है। 5 कौन से हमने देख लिए हैं। ये बात सही है, ये सही है, ये गलत है। तो 2 और 3 इसमें से सही है, तो बी सही जवाब होगा। लेकिन हमें यह भी पता होता कि गलत कौन सा है, तो देखिए हमें पहले ही जवाब पता चल चुका था। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी इसके बारे में 2-3 जानकारी और चाहिए। जैसे नीपर नदी है ना, यूरोप की चौथी सबसे लंबी नदी है। तो नीपर नदी के बारे में भी आपको बताओ कि नीपर नदी जो है, ये जो आ रही है यहां से, ये नीपर नदी, और ये फिर उसके बाद अंत में ये जाती है ब्लैक सी में। तो नीपर नदी कहां पहुंचती है, ब्लैक सी में। यूरोप की सबसे चौथी नदी है, यूक्रेन से इसका संबंध है। अब उसके बाद और भी महत्वपूर्ण जानकारियों में से एक क्रम यह भी है कि यह रूस के वल्दाई हिल्स के ऊपरी इलाकों से शुरू होकर पश्चिमी रूस, बेलारूस और यूक्रेन से होते हुए अंत में कहां जाती है, काला सागर में। तो कहां से होकर जा रही, कहां से शुरू हुई, ये भी पता रहे। तो रूस के वल्दाई हिल्स के ऊपरी इलाकों से शुरू हुई है। तो ये सवाल कभी कभी आ सकते हैं, उस क्षेत्र से संबंधित कुछ विशेष आकृतियों के बारे में भी सवाल आ जाते हैं। अब ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। हाल ही में किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और यह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। अब किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, बहुत सक्रिय ज्वालामुखी है, बहुत लंबे समय से इसमें लगातार विस्फोट देखने को मिलता ही रहता है। अब यह है कहां पे, लेकिन जापान नाम आता है तो हाँ यहां हो सकता है, फिलीपींस नाम आता है तो हाँ यहां हो सकता है। इसी तरह से सबको लेकर भी लगता है अमेरिका शायद ना हो। मतलब अलग अलग तरह के ख्याल आ जाते हैं, एक नैरेटिव बन जाता है कि हम ज्यादा कहां के बारे में सोचते हैं, सुनते हैं। तो यहां पे सही जवाब क्या है, सही जवाब है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है एक हवाई क्षेत्र, ये यूएसए है। अब यूएसए में हमें, अब देखिए, हमें इस पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से दूर जाना है, पश्चिम की तरफ, पैसिफिक ओशियन में। और यहां पे हमें एक खास जगह पे दिखाई देगा, यहां पे हवाई। तो हवाई कहां है, पैसिफिक ओशियन में है, पूर्व पैसिफिक ओशियन की तरफ। अब यहां पे यूएसए के पश्चिम में है। अब बात आती है, यहां पे 2 ज्वाला और बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो जितने ज्वालामुखी है, 6 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और 6 में से एक तो ये होगा किलाउआ, जो हाल में चर्चा में रहा है। एक और है मौना लोआ, और मौना लोआ सबसे ज्यादा, हम कह सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो सबसे ज्यादा विस्फोट नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, और इससे ज्यादा सक्रिय तो यही है, किलाउआ इससे अधिक सक्रिय रहता है। अब बात आती है, सवाल आ जाए हवाई के बारे में, तो हवाई द्वीप समूह के 6 सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। तो सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पे है, ये पता चल गया। हवाई राज्य है अमेरिका का, ये पता चल गया। कहां पे है, ये देख लिया। फिर हमने देख लिया कि यहां हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान है। तो हो सकता है सवाल यहां से आ जाए, ये है कहां पे, मौना लोआ के पास में ही है। और मौना लोआ कहां है, हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान में। हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान कहां है, हवाई में। हवाई मतलब अमेरिका। चलिए, तो जवाब मिल चुका है। अब इसके बारे में आइडिया लग गया है, ये है हवाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पश्चिम एशिया का एक तटीय क्षेत्र है। दूसरा, यह एक सिनाई प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। और तीसरा, इसकी सीमाएं उत्तर और पूर्व में इजराइल से लगती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है। ए केवल 1, बी एक केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी केवल 1, 2 और 3। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। एक बार देखिए, गाजा पट्टी ये चर्चा में क्यों है। गाजा पट्टी तो बहुत लंबे समय चर्चा में है, जब से हमास ग्रुप द्वारा इजराइल में हमला किया गया और उसके बाद फिर उस पर जवाबी कार्रवाई की गई। फिर उसके बाद गाजा पर लगातार इजराइल के द्वारा हमले हुए और चीजें फिर दुनिया भर में चली। एक तरफ से प्रतिबंध, दूसरी तरफ से समर्थन, इसी प्रकार के दुनिया की राजनीति में चलता रहा। लेकिन बात यह है कि गाजा अभी चर्चा में क्यों है, तो अभी चर्चा में होने की वजह यह है, वहां पर अकाल की घोषणा की गई है। अकाल से क्या मतलब है, यह सवाल तो आता है ना। तो देखिए, अकाल का एक बड़ा स्टैंडर्ड जो है दुनिया में, जो काफी
व्यापक स्टैंडर्ड है वो ये है कि किसी देश में जैसे या किसी बड़े क्षेत्र में हर 5 में से एक, यानी कि हम क्या कहेंगे 20% लोग भूख का सामना कर रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, बुरी स्थिति में है, हर 5 में से एक कम से कम। फिर उसके बाद और तीव्र भूख होगी। अब यहां पे जो औसत मृत्यु दर है, जो दुनिया में औसत मृत्यु या उसी क्षेत्र में जो औसत मृत्यु दर रही है उसका डबल हो जाए, या जैसे 10,000 में, जैसे उस क्षेत्र में हर 10,000 लोगों में प्रतिदिन के हिसाब से 2 लोग, या फिर बच्चों के हिसाब से हर 10,000 में 4 लोग, ये संख्या अचीव होने लग जाए, ये क्रॉस होने लग जाए, तो हम कहेंगे अकाल की स्थिति है। इतने लोग, इतने बच्चे, हर 10,000 में 4 या उससे अधिक बच्चे मर रहे हैं, हर दिन ऐसा हो रहा है, और वो भूख की वजह से हो रहा है, कुपोषण की वजह से हो रहा है, और 5 में से चौथे इंसान को बहुत अत्यंत मात्रा में भूखा है। इतनी वहां पे स्थिति खराब है, अनाज को लेकर के ही है ना। उसके अलावा नाटेपन का भी एक है कि 30% जो है वहां पे लोग जो हो रहे हो, नाटे हो रहे हो अल्पोषण की वजह से। तो ऐसी, या हम कुपोषण बोलेंगे बल्कि वो। तो अब ये क्या हुआ, इसी वजह से यहाँ पे अकाल की घोषणा हुई है, जो वहां पे स्थिति बनी हुई थी। अब सवाल उससे बनता है कि देखिए यह पश्चिम एशिया का एक तटीय क्षेत्र है, दूसरा यह सिनाई प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है, तीसरा इसकी सीमाएं उत्तर और पूर्व में इजराइल से लगती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है? यह है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2 और डी केवल 1, 2 और 3। अब चलिए जवाब को देखते हैं। एशिया, पश्चिम एशिया का एक तटीय क्षेत्र है, क्या सच में ऐसा है? तटीय क्षेत्र तो है, देखिए ये आप इजराइल देख लीजिए अपने आप में, ये पूरा क्षेत्र ही पश्चिम एशिया में है। अब पश्चिम एशिया का तटीय क्षेत्र मतलब ये तट है, ये क्योंकि वाटर बॉडी है तो ये तट वाला क्षेत्र है। ये क्या है? भूमध्य सागर है। अब ये भूमध्य सागर यहां पे है, हम गाजा कहां पे है? गाजा ये है, ठीक है। तो गाजा जो है भूमध्य सागर से लगा हुआ है, एशिया के पश्चिम में है, इजराइल से भी लगा हुआ है और इधर इजिप्ट से भी लगा हुआ है, और ये इजिप्ट है, और ये इजिप्ट के उत्तर पूर्व में अगर हम देखें तो गाजा है। तो इजिप्ट के उत्तर पूर्व में गाजा है, पूर्व और उत्तर पूर्व की तरफ गाजा के इजराइल ही देखने को मिलेगा, और पश्चिम की तरफ क्या है? भूमध्य सागर है। तो यह पश्चिम एशिया का एक तटीय क्षेत्र है, यह स्टेटमेंट सही है। फिर उसके बाद यह सिनाई प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व में है। सिनाई प्रायद्वीप, मैं तो इजिप्ट कह रहा था, फिर सिनाई प्रायद्वीप कैसे? देखिए ये इजिप्ट का ही प्रायद्वीप है, देखिए ये इजिप्ट है, आपको बड़ा सा दिख रहा है। अब यहां पे इजिप्ट का ही एक प्रायद्वीप है, सिनाई प्रायद्वीप, ये, और ये वो इजराइल है जो हमने यहाँ पे बड़ा सा देखा था, ये वो इजराइल है, और ये वो गाजा है छोटा सा। तो ये इजिप्ट है, ये सिनाई है, तो सिनाई भी तो इजिप्ट ही है। तो सिनाई प्रायद्वीप के ये उत्तर पूर्व में है, ऐसे हम बांट के देखें ये, तो ये उत्तर पूर्व में आ गया, तो ये बात सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही। तीसरा, इसकी सीमाएं उत्तर और पूर्व में इजराइल से लगती हैं। तो उत्तर और पूर्व में के इजराइल से लगती है, मैंने कहा ही था, देखिए ये गाजा है तो उत्तर ये हो गया और पूर्व ये हो गया, तो लगती हैं, तो सही हो गया कथन, ठीक है। अब यहां पे देखिए इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के केंद्र में रहा यह क्षेत्र। फिर उसके बाद गाजा पट्टी जो अपने आप में बहुत ही ऐसा क्षेत्र है, सघन आबादी वाला क्षेत्र है, इसी वजह से आबादी ज्यादा है और वहां पे दिक्कत ज्यादा हो रही है। अब यहाँ पे इसकी सीमाएं उत्तर और पूर्व में इजराइल, दक्षिण पश्चिम में मिस्र तथा पश्चिम में भूमध्य सागर। मिस्र मतलब वही सिनाई प्रायद्वीप की बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हमने कहा था बहुत छोटा है, तो सिर्फ 41 किलोमीटर लंबा है और चौड़ाई में सिर्फ 10 किलोमीटर चौड़ा है, और यहाँ पे काफी ज्यादा आबादी रहती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक बड़ी वजह अकाल की जो रही, आबादी ज्यादा थी और वहां पे आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, उत्पादन हो नहीं रहा है। तो कितने कथन सही हैं? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो डी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाल ही में टाइफून काजिकी ने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया? ए फिलीपींस, बी जापान, सी ताइवान और डी वियतनाम। अब चलिए कमेंट करके बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। टाइफून काजिकी ने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया है? चलिए
सही जवाब क्या है, गेस कीजिए। सही जवाब है आपका ये वियतनाम। तो ये जो वियतनाम आप देख रहे हैं, इसमें ये कौन सी जगह है, ये किस पैसिफिक ओशन के अंतर्गत आता है? लेकिन पैसिफिक ओशन के अंतर्गत भी आता है तो दक्षिण चीन सागर इसको हम कहते हैं। तो ये दक्षिण चीन सागर है और दक्षिण चीन सागर से होते हुए ये वियतनाम की ओर यह इसने प्रभावित किया। किसने? टाइफून काजिकी ने। अब टाइफून काजिकी, अब ये यहां पे है तो इसको हम टाइफून कह रहे हैं। और ऐसा ही अगर हम देखते आया होता चक्रवात तो हम इधर क्या कहते? साइक्लोन कहते, चक्रवात कहते। तो यही है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही है ये, बस जगह के हिसाब से नाम बदल जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे 2-3 बातें आपको पता रही इसके बारे में कि सीमा किसके किससे लग रही है। तो उत्तर सीमा पर चीन है, तो देखें उत्तर पर ये आपको चीन दिख रहा है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पश्चिम में देखिए लाओस है, तो पश्चिम में आप देखें तो ये आपको लाओस दिख रहा है, यहाँ तक लाओस है। फिर उसके बाद आगे देखें तो आपको ये कंबोडिया दिख रहा है। फिर एक मैंने आपको नदी के बारे में कहा था, याद करिए, मेकोंग नदी। तो ये मेकोंग नदी आपको बहुत ऊपर से आते हुए दिख रही है, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से है। और ये आते हुए कहां पहुंचती है? अब ये मेकोंग नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है और ये आती है चीन से होते हुए आगे बढ़ती है और उसके बाद यह नदी दक्षिण चीन सागर में गिरती है। एक और नदी है लाल नदी। अब आप बोलेंगे मेकोंग नदी के बाद लाल नदी आपको दिखाई देगी यहाँ पे, जिसको बोले रेड रिवर। तो ये है रेड रिवर, ठीक है, गल्फ ऑफ टोंकिंग में जाके गिरती है और मेकोंग नदी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब यहाँ पे 2-3 बातें स्पष्ट हो गई। नदी के बारे में पता चल गया, किसके साथ सीमा बनाता है वियतनाम पता चल गया। ये साउथ चाइना सी का मतलब क्या है, ये पैसिफिक ओशियन का ही पार्ट है, ठीक है। गल्फ ऑफ टोंकिंग की तरफ रेड सी है और उसके बाद मेकोंग रिवर है साउथ चाइना सी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल है, इसका जवाब आपने देख लिया था, वियतनाम, यानी कि डी हमारा सही जवाब था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल अभ्यास प्रश्न आपके लिए रहेगा कि फिजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक देश और द्वीप समूह है। दूसरा, इसमें 300 से अधिक द्वीप शामिल हैं। और तीसरा, यह न्यूजीलैंड के ऑकलैंड के उत्तर में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है? यह है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2 और डी केवल 1, 2 और 3। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।